organisms responsible for acute subacute bacterial endocarditis, लिख लेते हैं। organisms responsible for acute and subacute इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, है ना। ये चीज देख लेते हैं। हमने कहा था एक्यूट होगा तो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ज्यादा विरुलेंट होंगे, ज्यादा डेंजरस होंगे, और सब एक्यूट होगा ये ऑर्गेनिजम्स इतने डेंजरस नहीं होंगे, लेकिन अगर ये डैमेज्ड वॉल पा जाएंगे या कोई ना कोई रिगर्जिटेंट लीजन हार्ट में होगा या कोई ना कोई कंजेनाइटल डिसीज होगा तो वहां पे ज्यादा इफेक्ट करेंगे। लेकिन ये एक्यूट वाले बैक्टीरिया जो होंगे वो ज्यादा विरुलेंट होंगे, वो नॉर्मल वेल्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं। कॉमन ऑर्गेनिजम्स responsible for subacute bacterial endocarditis। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। इन्हीं में से एक स्ट्रेप्टोकोकाई आपका इंटेस्टाइन में मिलता है तो आप उसको एंटेरोकोकाई कहते हो। एंटेरॉन मतलब गट होता है, एंटेरोकोकाई। इसी को आप स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस कहते हो, स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस। ये हो गया आपका, है ना। और अगर आप स्ट्रेप्टोकोकाई की और डिटेल में जाइए तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई सैंग्विस, ठीक है। या सैंग्विस के अलावा एक और होता है माइटिस। तो दो ऑर्गेनिज्म ये हो गए आपके। इसके अलावा आपके पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी होता है जो सब एक्यूट भी करा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है हैकेक ग्रुप, HACEK, हैकेक ग्रुप। हैकेक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बहुत विरुलेंट नहीं होते हैं ये, लेकिन अगर किसी के वॉल में पहले से डैमेज हो या कोई रिगर्जिटेंट लीजन हो तो ये भी आपको एंडोकार्डाइटिस करा सकते हैं। इसलिए इनको सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के कॉज में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। देख लेते हैं एच से क्या होता है, बाकी हैकेक का फुल फॉर्म क्या होता है। एच का मतलब हो गया हीमोफिलस, ए का मतलब हो गया एक्टिनोबैसिलस, मतलब हम लोग कह रहे थे ना कि कुछ ना कुछ रिकेट्सियल बैक्टीरिया से भी होगा, ठीक है। एक्टिनोबैसिलस, इसके अलावा सी से कार्डियोबैक्टीरियम, है ना। ई से आइकेनेला, केवल नाम याद करना है आप लोगों को, आइकेनेला। और के से किंगेला। आगे चल के देखेंगे अगर इन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो जो हम लोग ड्रग देते हैं वो आईवी सेफ्ट्राक्सोन देते हैं, ठीक है। ये अलग ही बैक्टीरिया हैं, इनके लिए अलग ही ड्रग देते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी लोगों में हम लोग पेंसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोजिल, वैंकोमाइसिन ये सब देंगे। तो अगर सब एक्यूट की बात किया जाए, यहाँ मेनली स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, सैंग्विस हो सकता है, मीटिस हो सकता है, और स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में होता है इसलिए एंटेरोकोकाई भी कहते हैं। इसके अलावा हैकेक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं। हैकेक ग्रुप में नाम बस याद रखना है, हीमोफिलस, एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम, इकाइनेला एंड किंगेला, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह होता है तो आप पेंसिलिन देते हो यहाँ सब। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट क्या होता है, लेकिन अगर हैकेक ग्रुप का ट्रीटमेंट है तो यहाँ पे हम लोग सेफ्ट्राक्सोन देते हैं, केवल इसी ग्रुप के लिए यहाँ पे पर्टिकुलरली ये यूज होगा। अब सब एक्यूट के बाद एक्यूट देख लेते हैं, कॉजेज ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। organisms responsible for acute infective endocarditis।
एक्यूट की अगर बात किया जाए तो इसका मतलब जो बैक्टीरिया थे वो ज्यादा विरुलेंट थे, है ना। तो कुछ ग्राम नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, कुछ फंगल होंगे, इनके नाम लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आपको लिखना है स्टेफ ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन भी था, हम लोगों ने जब इटियोलॉजी देखा था तो सबसे कॉमनली यही बैक्टीरिया आपको मिलता था, जिससे ज्यादातर एंडोकार्डाइटिस के केसेस होते थे। मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन कॉज इज बैक्टीरिया, है ना। फंजाई से भी हो सकता है, रिकेट्सिया से भी हो सकता है ना, हैके ग्रुप में हम लोगों ने देख लिया। और वायरस से नहीं होता है ये, ठीक है, वायरस से ज्यादातर मायोकार्डाइटिस होता है। तो एंडोकार्डाइटिस का जो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है तो ये स्टेफ ऑरियस होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, एक बार लिख भी चुके हैं इसको। इसके अलावा सीडोमोनास, सीडोमोनास पार्टिकुलरली आईवी ड्रग एब्यूजर्स में मिलता है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो आगे जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हमें अगर एक्यूट है तो ग्राम नेगेटिव का भी कवरेज देना है और ग्राम पॉजिटिव का भी देना है, ठीक है। ये तो ग्राम पॉजिटिव है, सबको पता है ना। और अगर हैकेक ग्रुप है तो भी आपको सेफ्ट्रैक्सोन देना है, ये दोनों, ये भी आपका ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ सीडोमोनाज हो गया। इसके अलावा फंगल भी हो सकता है, तो कैंडिडा भी है, कैंडिडा, ठीक है, फंगल। तो मतलब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा हो सकता है आपको एम्फोटेरेसिन बी भी देना पड़े, देयरफॉर एम्फोटेरिसिन बी। एक हिंट दे दे रहे हैं क्योंकि आगे हम लोगों को पढ़ना है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, हर ट्रीटमेंट को साथ में नहीं लेके चला जा सकता, लेकिन ये आइडिया रहेगा कि बाई चांस अगर ब्लड कल्चर में फंगल आया है तो एंटी फंगल दे देंगे। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, देखो यहाँ पे भी स्ट्रेप्टोकोकस आ गया। तो अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होगा तो एक्यूट होगा, बाकी कोई स्ट्रेप्टोकोकस की स्ट्रेन होगा तो वो सब एक्यूट होगा, मतलब कम डेंजरस होगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक। तो इतने सारे कॉजेज हम लोगों ने देख लिए जो एक्यूट और सब एक्यूट करा रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। इसमें जो ग्राम नेगेटिव है मेनली वो सीडोमोनास है, और जो फंगल हो मेनली कैंडिडा है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं इतना जो हम लोगों ने पढ़ा है। सब एक्यूट का मतलब जो बैक्टीरिया था वो कम डेंजरस था और कम विरुलेंट था। तो अगर उसको कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मिल गया हार्ट में, कि हार्ट पहले से ही कॉम्प्रोमाइज था ड्यू टू एनी कंजेनाइटल लीजन या एक्वायर्ड लीजन, जैसे एओर्टिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कुछ भी रहा हो, तो उसकी वजह से जो कम विरुलेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी एंडोकार्डाइटिस करा देंगे। उनमें से स्ट्रेप्टोकोकाई मेन है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई सैंग्विस, माइटिस एंड फिकेलिस, फिकेलिस वाले को आप एंट्रोकोकाई भी कहते हो। इसके अलावा हैकेक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं जिसमें कुछ रिकेट्सिया, कुछ एक्टिनोमाइसिस ग्रुप के बैक्टीरिया हैं, ये भी करा सकते हैं। तो अगर ये ब्लड कल्चर में आता है तो आप अलग से इनमें आईवी सेफ्ट्रैक्सोन दे दोगे। ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्टिव एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसमें मेनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। कभी कभी ग्राम नेगेटिव से होता है तो सीडोमोनास बहुत कॉमन हो जाता है, या फंगल भी हो सकता है, या अगर स्ट्रेप्टोकोकस की कोई स्टेन ज्यादा विरुलेंट होती तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक्यूट, सब एक्यूट, राइट साइडेड सब कुछ कल पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने एक्यूट और सब एक्यूट को थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करके देख लिया कि क्या ऑर्गेनिजम्स इसमें ज्यादा कॉमन है, कौन से ऑर्गेनिज्म दूसरे वाले में ज्यादा कॉमन है। अब हम लोग देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस। देखिए कोई भी इन्फेक्शन होता है, खासकर बैक्टीरियल होता है, तो आपको कुछ जनरल सिम्टम्स मिलेंगे, है ना। जैसे लो टू हाई ग्रेड फीवर मिल सकता है, बॉडी पेन हो सकता है ना, लैक ऑफ एपेटाइट हो सकता है। तो लिख लेते हैं फीचर्स ऑफ इन्फेक्शन, जनरल फीचर्स ऑफ इन्फेक्शन। किसी को भी इन्फेक्शन हुआ, चलो बैक्टीरियल भी हो गया, फंगल भी हो गया, कुछ भी हो गया, या वायरल भी हो जाता, तो भी कुछ जनरल फीचर्स मिलते हैं ना, क्योंकि एंटीजन बॉडी में गया है, कुछ एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनेगा, कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, है ना। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे फीवर हो गया,
लो टू हाई ग्रेड डिपेंड करता है कि क्या बैक्टीरिया बॉडी में गया है, लो विरुलेंस है कि हाई विरुलेंस है, लो टू हाई ग्रेड डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा बॉडी पेन हो सकता है, लैक ऑफ एपेटाइट हो सकता है। ये तो जनरल फीचर्स हो गए, किसी भी डिसीज में मिल सकते हैं आपको। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे जो आपके वेजिटेशंस थे सब उन्हीं की वजह से गड़बड़ हो रहा है, तो एक बार वेजिटेशंस को पकड़ के लेके चलते हैं। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये आपका वॉल्व है, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे पहले से मिट्रल रिगर्जिटेशन था, थोड़ा सा इधर रिगर्जिटेशन हो रहा था, चलिए मैं कह दिया कि यहाँ पे एक प्री डिस्पोजिंग कंडीशन था। लेकिन जब यहाँ पे वेजिटेशन बना, मैंने कह दिया कि दो वेजिटेशन बने, एक यहाँ पे बन गया है, एक वेजिटेशन इस टाइप से, और एक वेजिटेशन यहाँ पे बन गया है इस टाइप से। मैं कह रहा हूँ ये आपके ब्लड में चला गया, इसको आपने पंप कर दिया एओर्टा में, ठीक है। ये आपका एओर्टा है, ये आपका यहाँ से निकला और ब्लड में चला गया, ब्लड में चला गया मतलब पूरी बॉडी में चला गया। दूसरा क्या हुआ, जो यहाँ पे बैठा हुआ वेजिटेशन, इसने क्या किया, इस वॉल को परफोरेट कर दिया, इस वॉल को इसने परफोरेट कर दिया, पूरा इस वॉल को ये परफोरेट कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक नया मरमर मिलेगा, है ना। अभी तक मान लीजिए चलिए माइट्रल रिगर्जिटेशन था, अब ये माइट्रल रिगर्जिटेशन और बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन वाला जो मरमर होगा वो और बड़ा मिलेगा, या चेंज इन क्वालिटी ऑफ मरमर होगा। यहाँ पे लिख लीजिए न्यू रिगर्जिटेशन, है ना। तो एक मैनिफेस्टेशन तो ये होगा जो हार्ट को डायरेक्टली गड़बड़ कर रहा है, जहाँ पे वेजिटेशन बैठा हुआ है वो उस वॉल को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो एक तो आपको वहां पे न्यू रिगर्जिटेशन मिलेगा, तो मतलब एक न्यू क्वालिटी ऑफ मरमर मिलेगा, है ना, या उसकी मरमर की इंटेंसिटी या ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। या अगर मान लो केवल डैमेज्ड वॉल था, रिगर्जिटेशन नहीं हो रहा था, तो एक नया मरमर ही मिलेगा, है ना, जो कि पहले कोई मरमर नहीं था, अब एक नया मरमर मिल गया है ना। चलिए दूसरा कंडीशन ये देख लेते हैं, जहां जहां ये वेजिटेशन जाएगा बॉडी में, बॉडी के पास मान लीजिए चलिए वेजिटेशन पहुंच गया, अब ये जहां पे भी जाएगा वहां पे या तो एब्सेस कर देगा, या तो इन्फाक्शन कर देगा, या तो हेमरेज कर देगा, है ना। वहां पे इतना डैमेज करेगा, आर्टरी डैमेज हो जाएगी तो हेमरेज हो जाएगा, एम्बोलस जैसा जाएगा, आर्टरी को ब्लॉक कर देगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, या वहां पे बैक्टीरिया जाके मल्टीप्लाई करने लगेगा तो एब्सेस हो जाएगा। इसके अलावा आपका जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन का मतलब आप लोग पहले पढ़ चुके हो, वहां पे एंटीजन आ रहा है, बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती थी, है ना, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे, एंटीबॉडी। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो इसको कहते हो इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स। ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में, डिपॉजिट्स एट वेरियस प्लेसेस, तो जहां पे हो जाएगा वहां इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। तो कुछ आपका जो मैनिफेस्टेशन होगा वो डायरेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ आपका वेजिटेशन की वजह से होगा, कुछ आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से होगा, है ना। समझ गए होगे आप लोग। वेजिटेशन हम लोग कल से पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे भी वेजिटेशन बनेगा वहाँ पे लोकल डैमेज भी कर सकता है, इन फॉर्म ऑफ वॉल का परफोरेशन हो सकता है, पूरे मायोकार्डियम का परफोरेशन कर सकता है, एओर्टा के पास चला गया तो एओर्टा का परफोरेशन कर सकता है, लेकिन उतना एक्सट्रीम तक नहीं जाते हैं। हमने कह दिया वॉल पे वेजिटेशन था, वहां पे परफोरेशन हो गया, यही वेजिटेशन बॉडी में चला गया, क्योंकि इसके पास बैक्टीरिया है, ये इन्फेक्टिव एम्बोलस जैसा है, केवल क्लॉट जाता तो केवल इन्फेक्शन होता, है ना। यहाँ क्लॉट में अंदर बैक्टीरिया बैठा हुआ है, तो जहां पे भी जाएगा वहां पे कुछ डैमेज भी करेगा, तो एब्सेस बन सकता है। अगर वेसल में थोड़ी देर पड़ा रह गया तो वेसल को डैमेज कर सकता है, हेमरेज हो सकता है। नहीं भी डैमेज किया, पड़ा रह गया तो भी इन्फेक्शन हो सकता है ना। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो बनेंगे, इनके अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ये एज ए कॉम्प्लेक्स ही अगर कहीं डिपॉजिट हो जाएंगी तो वहां पे भी इन्फ्लेमेशन शुरू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके मैनिफेस्टेशंस मिलते हैं, लिख लेते हैं, मैनिफेस्टेशंस आर ड्यू
to local effect of vegetation or due to dispersion of vegetation to various parts of बॉडी। क्या कराया गया यहाँ पे? वही आपका या तो डायरेक्ट लोकल इफेक्ट हो सकता है या तो इधर उधर चला गया उससे हो सकता है। तीसरा हो सकता है ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने थे उसकी वजह से हो सकता है ना। यहाँ पे हम लोग ऐसे समराइज कर लेते हैं, लोकल इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पे सिंपल सा लिख लेते हैं वेल्व परफोरेशन, है ना। और उसके अलावा सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन, मतलब बॉडी में चला गया कहीं पे वो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एब्सेस, हेमरेज, इन्फाक्शन, है ना। जैसे मान लो ब्रेन में चला गया तो स्ट्रोक वगैरह करा देगा, तो वो सब नहीं पढ़ रहे हैं अभी। इसके अलावा इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हो सकता है, डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी जितना पढ़ा है। अब इसके बेसिस पे हम लोग इतना अगर लेके चलेंगे तो हमें कोई भी सिम्टम देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स में, एक तो जनरल सिम्टम्स हो गए, उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। किसी को वायरल फीवर होगा तो भी वो होगा, है ना। यहाँ पे हमने कहा वेजिटेशन, पहला चीज है कि वेजिटेशन जहाँ पे है वहां पे परफोरेशन कर दिया, लोकल इफेक्ट आया कि जो वॉल था, जो मायोकार्डियम था उसका रप्चर हो गया। दूसरा इफेक्ट आया कि यही आपका पूरी बॉडी में चला गया और उसकी वजह से एब्सेस, इन्फेक्शन या हेमरेज हो गया, है ना। और उसके अलावा कुछ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बने थे, ये जहाँ पे भी डिपॉजिट होंगे वहां पे भी इम्यून रिएक्शन होगा और इन्फ्लेमेशन होगा, उससे भी कुछ सिम्टम मिलेंगे। तो हम लोग पहले लोकल चेंजेस का देख लेते हैं, है ना। लोकल चेंज होगा तो एक आपको क्या मिलेगा, पहला लिख लेते हैं लोकल चेंज, या लिख लेते हैं फीचर्स ऑफ हीमोडायनेमिक चेंजेस, फीचर्स ऑफ हीमोडायनेमिक चेंजेस। देखिए कितना इजी है, जहां पे गया था वहां पे एक परफोरेशन करा दिया तो अब यहाँ पे न्यू मरमर मिल सकता है ना। और अगर मान लो बहुत परफोरेशन करा दिया, बहुत माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गया तो कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, तो फिर उसमें राइट और लेफ्ट हार्ट फेल हो जाएंगे। हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं पहला पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ न्यू मरमर, अपीयरेंस ऑफ न्यू मरमर। पहले केवल वॉल डैमेज थे, कोई रिगर्जिटेशन नहीं हो रहा था, अभी यहाँ पे परफोरेशन हो गया है ना, तो लिख लेते हैं ड्यू टू परफोरेशन ऑफ वॉल्स। परफोरेशन हो जाएगा तो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा तो रिगर्जिटेशन होने लगेगा। और दूसरा आप लिख लीजिए चेंज इन कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग मरमर। पहले मान लीजिए माइट्रल रिगर्जिटेशन था, अब उस वहां परफोरेशन भी हो गया है और ज्यादा रिगर्जिटेशन होगा और बड़ा सा मरमर मिलेगा और सीवियर इंटेंसिटी का मिलेगा, तो लिख सकते हैं चेंज इन कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग मरमर, चेंज इन कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग मरमर, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि अगर पहले से कोई मरमर था तो उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो जाएगी, कोई मरमर नहीं था तो इसने वॉल्व को इतना डैमेज कर दिया कि उसकी वजह से एक नया मरमर आ जाएगा। मान लीजिए बहुत रिगर्जिटेशन वगैरह करा दिया तो फीचर्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हम लोग पढ़ चुके हैं, फीचर्स ऑफ CHF, है ना। तो ये हीमोडायनेमिक चेंजेस हो गए आपके, है ना। कितना इजी था ये, देखा जाए तो उसने केवल वॉल्व को डैमेज किया और इतने सारे फीचर्स आपको मिल गए। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं कि जो एम्बोलस जा रहा है या जो आपका वेजिटेशन टूट के जा रहा है वो क्या करेगा,
उसको हम लोग कहते हैं फीचर्स ऑफ एम्बोलिज्म या वेस्कुलर फेनोमेना। दूसरा लिख लेते हैं, फीचर्स ऑफ एम्बोलिज्म, मतलब डिसलॉजमेंट ऑफ वेजिटेशन, डिसलॉजमेंट ऑफ वेजिटेशन। ये कहाँ पे चला गया, कहीं पे बॉडी में चला गया, वहां पे एज अ एम्बोलस, एज अ क्लॉट गया है ना। इसी को हम लोग कहते हैं वेस्कुलर फेनोमेना, कि कहीं वेसल में ही तो गया होगा, वेस्कुलर फेनोमेना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने कहा था कहीं एब्सेस बना देगा, कहीं पे हेमरेज करा देगा, है ना, और कहीं पे इंफाक्शन करा देगा। तो हम लोग इस स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ब्रेन से ही कर लेते हैं। तो ये ब्रेन में क्या करेगा, ब्रेन के पास जाएगा तो वहां पे स्ट्रोक कर सकता है ना, क्योंकि ब्रेन में गया है, तो वहां पे किसी न किसी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा या रप्चर कर देगा, तो यहाँ पे ये स्ट्रोक करा सकता है। स्ट्रोक, स्ट्रोक में हेमरेज भी हो सकता है, इन्फाक्शन भी हो सकता है, पैरालिसिस करा सकता है ना, और सीजर्स वगैरह आ सकते हैं, है ना। इसको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं है, हम लोगों ने सीवीएस के पहले सीएनएस पढ़ा भी था पीडिया में। स्ट्रोक, पैरालिसिस, सीजर, है ना। सेकेंड चीज देख लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आपका किडनी में चला गया, किडनी में जाएगा तो क्या होगा, वहां पे भी इन्फाक्शन करा देगा, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए इन्फाक्शन। किडनी में चला गया मान लीजिए, तो वहां पे भी इन्फाक्शन कराएगा, इन्फाक्शन कराएगा तो हेमेचूरिया वगैरह मिल सकता है किडनी में। हेमेचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, है ना। इसके अलावा एक्यूट रीनल फेलियर करा सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर, जो जिस ऑर्गन में जाएगा वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। चलिए लंग्स में चले गए, ये लंग्स में चले जाएंगे तो आपका लंग इन्फाक्शन करा देंगे, लंग में चले गए तो लंग का इन्फाक्शन करा देंगे। लंग इन्फाक्शन, ठीक है। आगे चल के इसी की वजह से कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन या प्लूरिसी वगैरह हो सकता है, या प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, तो मे बी प्लूरल इफ्यूजन तक हो जाए, तो लिख लीजिए इवन प्लूरल इफ्यूजन। जिस ऑर्गन में जाएगा वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ। ऐसे पेशेंट्स में स्प्लीनोमेगैली भी मिलती है, यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्थ। स्प्लीन में इन्फाक्शन वगैरह कराएगा, वहां इन्फ्लेमेशन होगा, तो वहां पे स्प्लीनोमेगैली मिल सकती है। स्प्लीन में इसका इन्फाक्शन करा देगा तो इन्फाक्शन, तो आपको पेनफुल स्प्लीनोमेगैली मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज और है जिसका नाम लेके हम लोग देखते हैं, उसको कहते हैं नेल बेड के नीचे हेमरेज करा देगा, हम लोग कहते हैं उसको स्प्लिंटर हेमरेजेस। इसको रेड से लिख लेते हैं, स्प्लिंटर हेमरेजेस, ठीक है। लिख लीजिए अंडर नेल बेड, नाखून देखोगे तो उसके नीचे रेड रेड लाइन दिख सकती है, उसको हम लोग कहते हैं स्प्लिंटर हेमरेजेस। वहां गया, कैपिलरी के पास पहुंचा, फिर कैपिलरी को रप्चर करा दिया, हेमरेज मिल गया। इसके अलावा पाम सोल्स में भी ये एम्बोलस के तौर पे जा सकता है, और आप उसको कहते हो जेनवे लीजन्स, 6 जेनवे लीजन्स इन पाम एंड सोल्स। तो पाम्स एंड सोल्स की आर्टरी या कैपिलरी के पास जाएगा, और वहां पे एम्बोलस की वजह से छोटे छोटे से लीजन्स मिलेंगे, आप उनको कहते हो जेनवे लीजन्स। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। स्किन में चला गया तो जेनवे लीजन्स या स्प्लिंटर हेमरेज करा दिया, है ना। अच्छा, ये जेनवे लीजन्स जो होते हैं ये एक तरह से छोटे से एब्सेस बन जाते हैं स्किन के लीजन, लिख लेते हैं माइक्रो एब्सेसेस अंडर पाम या सोल स्किन। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सेस बना दिया छोटा छोटा, ऊपर से फील होगा या दिखेगा। तो ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने देख लिया कि वेजिटेशन बॉडी में जाएगा तो क्या क्या करेगा। फिर से देख लीजिए,
लोकली गया तो उसने वाल्व को डैमेज किया, नया मरमर मिल गया, है ना। लेकिन अगर ये एम्बोलस के फॉर्म में चला गया, कहीं से क्लॉट टूट के कहीं और पहुंच जाता है, हम लोग कहते हैं वो एम्बोलिक फिनोमेना, एम्बोलस है। यहाँ पूरा पूरा वेजिटेशन गया है, तो ये कहीं ना कहीं वेसल में ही गया होगा। तो हम लोग वेसल के डैमेज की वजह से कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं या कुछ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट मिलता है, हम लोग कहते हैं वेस्कुलर फिनोमेना है। तो यहाँ पे वेस्कुलर फिनोमेना ब्रेन में जाएगा, तो अगर इस्कीमिया होगा तो भी स्ट्रोक होगा, हेमरेज होगा तो भी स्ट्रोक होगा। तो ब्रेन का इंफाक्शन कर सकता है, हेमरेज भी कर सकता है, तो रिजल्ट में क्या होगा, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, जिसकी वजह से दौरे वगैरह आ सकते हैं, सीजर्स। किडनी में गया, इंफाक्शन कर दिया, हेमेचूरिया होने लगा, या रीनल फेलियर हो गया। लंग में इंफाक्शन कर सकता है और प्लूरल इफ्यूजन भी मिल सकता है उसमें। स्प्लीन का इंफाक्शन मिल सकता है, पेनफुल स्प्लीनोमेगैली के फॉर्म में मैनिफेस्ट होगा। नेल बेड के नीचे हेमरेज कर सकता है, आप उसको कहोगे स्प्लिंटर हेमरेजेस। और उसके अलावा आपका सोल और पाम्स के नीचे छोटे छोटे एब्सेस बना देगा, माइक्रो एब्सेसेस, और इसको आप कहते हो जेनवे लीजन्स। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपके वेस्कुलर फिनोमेना या एम्बोलिक फिनोमेना की वजह से हो गया है। ठीक है, और यही जो आपके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने थे, ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, उससे भी कुछ फीचर्स मिलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया एम्बोलिज्म या वेस्कुलर फिनोमेना, उसके बाद आपका आ गया फीचर्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। हम लोगों ने पढ़ा था एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना। इसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, जहां पे ये डिपॉजिट हो जाएगा वहां पे इम्यून रिएक्शन या इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा। इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है एमसीक्यूज में, एक ऑस्लर्स नोड, ठीक है, और दूसरा रॉथ स्पॉट्स। ऑस्लर्स नोड्स तुम्हारे जो पल्प ऑफ फिंगर होते हैं, वहां पे आपका इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो पेनफुल नोड्यूल्स मिलते हैं आपके एट पल्प ऑफ फिंगर्स, पेनफुल nodules in pulp of fingers। जो फिंगर्स के सॉफ्ट पार्ट होते हैं वहां पे कुछ न कुछ आपको नोड्यूल जैसा फील होगा, तो ये पेनफुल होते हैं, टेंडर होते हैं, इसको आप कहते हो जब छू के देखोगे तो दर्द होगा। इसको ओटी के फॉर्म में याद कर सकते हो, ऑस्लर्स नोड्स जो होते हैं वो टेंडर होते हैं। ओटी में जाते हैं ना ऑपरेशन थिएटर में, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है ये कि ऑस्लर्स नोड्स टेंडर होते हैं नॉन टेंडर होते हैं। जैसे ये जेनवे लीजन थे, ये नॉन टेंडर थे, इनको छुओगे तो दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो जो टेंडर है केवल वही हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑस्लर्स नोड्स जो होंगे आपके वो टेंडर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के डिपोजिशन की वजह से नोड्स बन जाएंगे पल्प ऑफ फिंगर में, आप कहते हो ये ऑस्लर्स नोड्स हैं। और इसके अलावा एक रॉथ स्पॉट्स होते हैं, रॉथ स्पॉट्स, आर से रॉथ है, और ये है हेमरेज, रेटिनल हेमरेज, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से रेटिना में हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे फिनोमेना मिले। इसके अलावा एक चीज और लिख लीजिए, नेल बेड का हाइपोक्सिया होता है, उसकी वजह से क्लबिंग मिल जाता है। क्लबिंग आप लोग पढ़ोगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, क्लबिंग ड्यू टू नेल बेड हाइपोक्सिया। इतने सारे एम्बोलस वगैरह बनेंगे, नेल बेड की हाइपोक्सिया कर देंगे। नॉर्मली जो हमारा नाखून होता है वो थोड़ा सा ऐसे धंसा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल मिलता है आपको, लेकिन जिसमें क्लबिंग होती है उनमें नाखून ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्लबिंग कहते हैं, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। तो जब भी किसी को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है तो इतने सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो उसका नाम है, कोई जैसे ऑस्लर नोड है, रॉथ स्पॉट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। एज सच टफ कुछ नहीं है, आपको तीन चीज लेके चलना है। एक तो जो आपका वेजिटेशन था उसका लोकल इफेक्ट क्या होगा, वो वॉल के साथ क्या करेगा। दूसरा, वो वेजिटेशन जिस पार्ट में जाएगा, बॉडी में, ब्रेन में जाएगा तो स्ट्रोक कर देगा, स्प्लीन में जाएगा तो स्प्लीनोमेगैली कर देगा, और किडनी में जाएगा तो रीनल फेलियर कर देगा, लंग में जाएगा तो इंफाक्शन और रिफ्यूजन करा सकता है ना। नेल बेड के नीचे हेमरेज करा सकता है। तो इतनी सारी चीजें आपको देखनी है।
इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आपके दो फॉर्म में मैनिफेस्ट करेंगे, ऑस्लर्स नोड्स या रॉथ स्पॉट्स। कभी कभी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आप लोग पढ़ोगे, वो भी मिल सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब किडनी पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में देख लेंगे, इसमें भी हेमेचूरिया मिल सकता है। ठीक है, तो हेमेचूरिया आपके वेस्कुलर फेनोमेना में भी था और आपके यहाँ पे भी है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन में। एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि इसी बेसिस पे आपका ड्यूक्स क्राइटेरिया बना है जिससे हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। यहाँ पे भी डायग्नोसिस क्लिनिकल और लैब इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे है। देखिए, सबसे पहले आपका हीमोडायनेमिक चेंज आया, जिसमें कोई नया मरमर मिलने लगा या मरमर की क्वालिटी चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफन एक परफोरेशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। दूसरा है कि जो वेजिटेशन था अब वहाँ से निकल के पूरी बॉडी में चला गया, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन से रिलेटेड फीचर्स मिल गए आपको, पैरालिसिस एंड ऑल। किडनी में चला गया तो रीनल फेलियर मिल सकता है, लंग में चला गया तो लंग इन्फेक्शन की वजह से फ्यूजन वगैरह मिल सकता है, स्प्लीन में चला गया तो पेनफुल स्प्लीनोमेगैली मिलेगा, स्प्लिंटर नेल बेड के नीचे हेमरेज करा सकता है, दैट इज स्प्लिंटर हेमरेज। पाम्स और सोल्स के नीचे एब्सेस बना सकता है, क्योंकि वहां पे क्लॉट के साथ बैक्टीरिया भी गया था, है ना। तो ये आपका जेनवे लीजन्स हो गया। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आपके डिपॉजिट हो गए कहाँ पे, नोड्यूल्स, पल्प ऑफ फिंगर्स वगैरह में नोड्यूल फॉर्म में पेनफुल रहे तो आपका ऑस्लर्स नोड हो गया। उसके अलावा रेटिना में जाके ये डिपॉजिट हो गए तो वहाँ पे हेमरेज करा दिया, रॉथ स्पॉट हो गए। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब ग्लोमेरुलस जो किडनी में होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया, आपको हेमेचूरिया मिल जाएगा। और इसके अलावा नेल बेड का हाइपोक्सिया मिलेगा, उसकी वजह से क्लबिंग मिलेगा, क्लबिंग होता है, रेज्ड नेल बेड, ये सब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लेंगे। तो इतना क्लिनिकल फीचर्स के बारे